हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है बच्चों। देखो सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन होता है कोई भी सॉल्यूट होता है, ठीक है ना बच्चों। क्या होता है, कोई भी सॉल्यूट होता है जब वो कंप्लीटली डिसॉल्व करता है किसी सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है ना बच्चों, तो बनाता है एक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है। जब कोई सॉल्यूट होता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व कर रहा है किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना बच्चों। अब ये जो सॉल्यूशन बनता है ना, वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है, ठीक है बच्चों। कैसा सॉल्यूशन बनता है, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना बच्चों। कैसा सॉल्यूशन बनता है, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है। अब देखो यहाँ पर हमें 3 नए टर्म्स पढ़ने हैं। एक तो हमें सॉल्यूट पढ़ना है, एक सॉल्वेंट पढ़ना है, और एक हमें ये जानना है कि ये होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना बच्चों। तो देखो सबसे पहले हम लोग डील करते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो देखो होमोजीनियस सॉल्यूशन है क्या। मान लो भाई ये कंटेनर ले रखा है, ठीक है ना, एक कंटेनर ले रखा है और इस कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन तैयार कर रखा है। भाई हम लोगों ने जो सॉल्यूशन तैयार किया है, मान लो एक घर के अंदर हम लोगों ने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया। वो जो सॉल्यूशन तैयार किया है वो एक शुगर सॉल्यूशन है। हम लोग शरबत पीते हैं ना बच्चों, तो क्या मान लो कि हम लोगों ने घर के अंदर क्या कर लिया, एक शुगर सॉल्यूशन तैयार कर लिया। अब देखो ये जो शुगर सॉल्यूशन बनाया हुआ है ना, तो इस शुगर सॉल्यूशन को जो हम लोग बनाते हैं घर के अंदर, शरबत बनाते हैं, चीनी डालते हैं, पानी डालते हैं, तो इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है, ठीक है ना बच्चों। 2 कंपोनेंट, एक तो शुगर है, साथ में देखो क्या है, वाटर है ना बच्चों, क्या है, वाटर है। अब एक बात देखो, हम लोग चम्मच ले रहे हैं, है ना बच्चों, चम्मच ले रहे हैं, और चम्मच में से क्या करें, हम लोग ऊपर से निकाल रहे हैं इसको, सॉल्यूशन में से, शुगर सॉल्यूशन में से ऊपर से निकाल रहे हैं, उसको टेस्ट करके देख रहे हैं, है ना। फिर उसी सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, चम्मच ले रहे हैं, नीचे से निकाल रहे हैं, तो हम लोग टेस्ट करके देख रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने चम्मच लिया और फिर बीच में से निकाला, हम लोग टेस्ट करके देख रहे हैं, है ना बच्चों। तो हम लोग पूरे कंटेनर के अंदर शुगर सॉल्यूशन जो तैयार कर रखा है, उस सॉल्यूशन में से हम लोग कहीं से भी उसमें से सॉल्यूशन निकाल करके टेस्ट करें, चम्मच डाला उसको निकाला और टेस्ट किया, तो हमें ओवरऑल टेस्ट क्या मिल रहा है, पूरे सॉल्यूशन का सेम मिल रहा है। ऐसा तो नहीं होता तुम घर के अंदर भाई शरबत बना रहे हो तो तुम ऊपर से पी रहे हो तो ज्यादा मीठा लग रहा है, नीचे से फीका लग रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं होता। ओवरऑल टेस्ट क्या मिलता है, सेम मिलता है। तो हम लोग एक बात यहाँ से बोल सकते हैं कि तुम्हारा जो शुगर सॉल्यूशन घर के अंदर तुमने तैयार किया है, उसके अंदर 2 कंपोनेंट है, तो शुगर का कंपोनेंट और एक साथ में क्या है, वाटर का कंपोनेंट है। तो इस शुगर के कंपोनेंट और जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, हम लोग बोल सकते हैं शुगर के पार्टिकल, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सॉल्यूशन के अंदर। अच्छी तरीके से क्या हो चुका है, घुल चुका है, समझ गए बात को, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सॉल्यूशन के अंदर। उसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर। उसी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हम पढ़ते हैं सॉल्यूट, ठीक है ना बच्चों। जब हम लोग घर के अंदर क्या करते हैं, शुगर सॉल्यूशन तैयार करते हैं ना, तो जो पानी होता है वो ज़्यादा अमाउंट में डालते हैं ना, और जो शुगर होता है वो 1-2 चम्मच डाल देते हैं गिलास शरबत के लिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 चीज़ें पढ़ने, एक तो सॉल्यूट पढ़ना है और एक क्या पढ़ना है, सॉल्वेंट पढ़ना है। तो किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर कोई भी कंपोनेंट जो होगा वो लेस अमाउंट में होगा ना, जो भी कोई कंपोनेंट होगा वो लेस अमाउंट में होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं, कोई भी कंपोनेंट हमारा लेस अमाउंट में होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट बोलते हैं। किसी एक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, कोई भी कंपोनेंट जो होता है ना, वो क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है। क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने घर के अंदर क्या करते हैं, शुगर सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो उसके अंदर 2 कंपोनेंट डालते हैं, एक तो शुगर भी डालते हैं और साथ में क्या करते हैं, वाटर भी डालते हैं। अब ये जो वाटर का अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, पानी बहुत ज्यादा डालते हैं ना, तो पानी बहुत ज्यादा डालते हैं तो वाटर क्या हो गया, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, जो भी चीजें लार्ज अमाउंट में होंगी उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और जो शुगर होता है वो लेस अमाउंट में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। क्या होता है, सॉल्यूट होता है, ठीक है। अब देखो कोई भी सॉल्यूशन है, मतलब हम लोगों ने कोई सॉल्यूशन, इन जनरल कोई सॉल्यूशन तैयार कर लिया घर के अंदर, और उस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग चर्चा करें कि भाई जो तुम्हारा सॉल्यूट है वो ज्यादा डाल रखा है या कम डाल रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ना, सॉल्यूशन को भी हम लोग क्लासीफाई करेंगे, वो 2 टाइप से करते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग सॉल्वेंट के बेसिस पर करेंगे, ये जो सॉल्वेंट देख रहे हो ना, ये जो सॉल्वेंट है, एक तो इसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे और एक क्या होगा, सॉल्यूट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे। ये जो सॉल्वेंट होता है ना बच्चों, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, ये जो सॉल्वेंट होता है बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का मतलब क्या है, अब देखो इस दुनिया के अंदर जो फेज होती है, फेज तो पता है ना, 3 तरीके की फेज होती है इस दुनिया के अंदर, या तो वो सॉलिड होगा, या वो लिक्विड होगा, या वो क्या होगा, गैस होगा, है ना। कोई भी चीजें हैं या तो सॉलिड होती हैं, हमारे चारों तरफ देखते हैं हम लोग तो सॉलिड दिखती है, लिक्विड दिखता है, गैस दिखता है, यही तो दिखता है ना बच्चों।
तो इस दुनिया के अंदर क्या है, 3 तरीके की चीजें हैं, सॉलिड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में। मैं सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो इस दुनिया के अंदर कोई भी सब्सटेंस है वो या तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में, या गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब देखो ये जो सॉल्वेंट होगा ना, सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट और सॉलिड हुआ तो जो बनने वाला सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, सॉलिड होगा, ठीक है ना। और जो सॉल्वेंट तुम्हारा लिक्विड होगा तो जो बनने वाला सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, लिक्विड होगा। और जो सॉल्वेंट तुम्हारा क्या होगा, गैस होगा, तो बनने वाला सॉल्यूशन क्या होगा, वो भी गैस होगा। तो कुल मिला के ये जो तुम्हारी सॉल्यूशन है ना, जो सॉल्यूशन बन रहा है तुम्हारा, है ना, उस सॉल्यूशन की जो फेज होती है वो कौन डिफाइन कर रहा है, उस सॉल्यूशन की फेज को डिफाइन करने के लिए कौन है, सॉल्वेंट है। समझ के बात, वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, सॉल्वेंट बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि जो सॉल्वेंट है, जो बनने वाला जो सॉल्यूशन है, उसकी जो फेज है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो पूरी की पूरी सॉल्वेंट के फेज पे डिपेंड कर रही है। सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो बनने वाला सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो बनने वाला सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट गैस होगा तो बनने वाला सॉल्यूशन भी क्या होगा, गैस होगा, ठीक है। अब एक बात देखो, ये जो हमारा शुगर सॉल्यूशन होता है, ये जो हमारा शुगर सॉल्यूशन होता है, इसकी फेज कैसी होती है, ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है ना बच्चों, किस फॉर्म में होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है। ये लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है, कभी सोचा है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो वाटर होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। अब जब वाटर लिक्विड है और जो शुगर होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। वाटर क्या है, लिक्विड है, और शुगर क्या है, सॉलिड होता है ना बच्चों। तो जो हमारा सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो सॉल्वेंट क्या है हमारा, लिक्विड है ना, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। इसलिए जो बनने वाला जो सॉल्यूशन वो भी क्या हो गया, लिक्विड हो गया। एक तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे दी ना इसने कि सॉल्वेंट बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन में बोला था, क्या देता कि उसकी जो फेज होती है वही हमारे बनने वाले सॉल्यूशन की भी फेज होती है, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि जो सॉल्यूट है ना, इस सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूट देख रहे हो तुम, सॉल्यूट जो देख रहे हो ना, इसके अमाउंट के बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सॉल्यूट का अमाउंट के बेसिस पर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कहने मतलब क्या है कि भाई सॉल्यूट या तो तुम्हारा ज्यादा होगा किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट, या फिर सॉल्यूट क्या होगा, कम होगा, उसके बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब देखो देखो तो उसके ऊपर चलते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं वो देखना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। कि सॉल्यूशन के अंदर जो है कितने अमाउंट में सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है सॉल्यूट, उसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। अब देखो सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पर जो होते हैं ना वो सॉल्यूशन बच्चों 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। वो जो एक सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस, एक तो सॉल्यूशन होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। एक सॉल्यूशन होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक सॉल्यूशन होता है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। एक क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखो, सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पर जो सॉल्यूशन वो कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अब दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो मान लो भाई हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया, ठीक है बच्चों। और इधर की तरफ भी हम लोग क्या करें, डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ एक कंटेनर ले रहे हैं, उस कंटेनर के अंदर क्या करें, एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। अब ये जो सॉल्यूशन बनाया है ना बच्चों, वो एक 100 ml का सॉल्यूशन तैयार किया है। कितने ml का सॉल्यूशन बनाए, 100 ml का सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है। और इधर की तरफ देखेंगे तो इस वाले कंटेनर में हम लोगों ने क्या किया, 100 ml का सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है ना बच्चों। 100 ml का सॉल्यूशन बनाया हुआ है। अब देखो क्या है, ये जो 100 ml का सॉल्यूशन है ना, तो इसके अंदर जो 70 ml जो है ना, 70 ml जो है वो है सॉल्वेंट, क्या है, सॉल्वेंट है। और जो 30 ml है वो क्या है, सॉल्यूट है, क्योंकि जो बनने वाला सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके बनेगा, है ना बच्चों। तो 70 ml क्या है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट है, 30 ml क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। और इधर की तरफ देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ, ये जो 100 ml का सॉल्यूशन बनाया है कंटेनर के अंदर, तो यहाँ पर जो है वो 80 ml जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है। 80 ml क्या है, सॉल्वेंट है। और जो तुम्हारा 20 ml है वो क्या है बच्चों, वो है सॉल्यूट, वो क्या है, सॉल्यूट है। अब एक बात देखो,
मैं दो सॉल्यूशन को ले रहा हूँ, एक तो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारे पास और एक क्या है हमारे पास, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक ना बच्चों। तो देखो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है सॉल्यूट, लार्ज अमाउंट में क्या होता है बच्चों, सॉल्यूट होता है, ठीक ना बच्चों, और लेस अमाउंट में क्या होता है हमारा, सॉल्वेंट होता है, लेस अमाउंट में क्या होता है हमारा, सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर जो होता है वो लेस अमाउंट में क्या होता है हमारे पास, सॉल्यूट होता है, सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट में क्या होता है, सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में क्या होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है बच्चों। लार्ज अमाउंट में क्या होता है हमारे पास, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो दो तरीके के सॉल्यूशन है सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पर, एक तो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक है डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्यूट जो होती है ज्यादा अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, कम अमाउंट में होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हमारा सॉल्यूट जो होता है वो लेस अमाउंट में होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। अब एक बात देख लो, ये ज्यादा कम का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा भाई 100 ml का सॉल्यूशन है तो तुम्हारा 70 ml सॉल्यूट हो जाएगा और 30 ml सॉल्वेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम दो सॉल्यूशन को, जैसे एक हाथ में हमारे पास क्या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ये वाला कंटेनर है और एक दूसरे हाथ में ये वाला कंटेनर है, तो मैं दो सॉल्यूशन को कंपेरिजन करके ही बता सकता हूँ कि ये वाला सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये वाला क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है ना बच्चों। अब एक बात देखो, जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है इधर की तरफ देखो, इस कंटेनर की तरफ 100 ml का सॉल्यूशन है तो इसके अंदर 70 ml सॉल्वेंट है और 30 ml क्या है, सॉल्यूट है। तुम डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो तो इधर क्या है, 80 ml सॉल्वेंट है और इधर क्या है, 20 ml सॉल्यूट है, यही है ना बच्चों। अब एक बात देख रहे हो कि इस वाले पोर्शन में देखो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, इधर देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ। जब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ देख रहे थे ना, तो इधर एक बात देखो क्या है, इधर जो है वो क्या है, 70 ml सॉल्वेंट है और 30 ml क्या है, सॉल्यूट है। लेकिन जब हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ जाने तो 80 ml सॉल्वेंट और 20 ml क्या हो गया, सॉल्यूट हो चुका है, ठीक है ना बच्चों। तो इधर की तरफ क्या है, सॉल्यूट ज्यादा है, इधर 30 ml है, इधर कितना है, 20 ml है, 20 ml सॉल्यूट है, तो इधर की तरफ ज्यादा हो गया ना सॉल्यूट, तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वो कौन सा सॉल्यूशन हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और इधर की तरफ देखोगे तो क्या, सॉल्यूट के अमाउंट में, तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। या फिर हम लोग सॉल्वेंट से भी कंपेरिजन कर सकते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है हमारा, सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में होता है तो यहाँ 80 ml है और इधर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या है, 70 ml, इधर सॉल्वेंट कम है, तो सॉल्वेंट जिधर ज्यादा होता है वो सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिधर सॉल्वेंट कम होता है अमाउंट में वो क्या, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना बच्चों। फिर देखो हम लोगों ने लैब के अंदर, केमिस्ट्री लैब में जब गए थे तो वहां पर एसिड देखा होगा, या तो तुमने H2SO4 देखा होगा, बीकर के अंदर रखा हुआ HCl देखा होगा, तो उस पर दो तरीके के एसिड देखे होंगे, उस पर लिखा होता है पेपर से कि ये है बच्चों कंसंट्रेटेड HCl और इधर क्या है, डाइल्यूट HCl। तो दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, कंसंट्रेटेड HCl और डाइल्यूट HCl का मतलब क्या है। कंसंट्रेटेड HCl मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, जो सॉल्वेंट के जो अमाउंट है ना वो कम है, लेकिन जो डाइल्यूट सॉल्यूशन HCl लिखा हुआ है इसमें क्या है, वाटर ज्यादा डाल रखा है, उसके अंदर वाटर क्या कर रखा है, ज्यादा डिसॉल्व कर रखा है, जिसका सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट बन चुका है, जिससे सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, बढ़ चुका है, ठीक है ना बच्चों। तो वही है कि हम दो सॉल्यूशन को आपस में कंपैरिजन करके ही बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आओ देखो हम लोग चलते हैं, जो हमें पढ़ना है नेक्स्ट, वो पढ़ना हमें कंसंट्रेशन टर्म्स, और वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें जो न्यूमेरिकल्स पूछे भी जाते हैं तो उसके लिए हमें कंसंट्रेशन टर्म्स आना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों। ये सब तो पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो देखो बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ते हैं उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स। अब देखो ये कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है ना बच्चों, क्या होता है, अभी इसको डेली लाइफ से रिलेट करेंगे, ठीक है। मान लो भाई हमारे घर में हम लोगों ने क्या किया, घर के अंदर नॉर्मल भाई गर्मी हो रही है तो शरबत वगैरह सब पीते हैं, है ना। तो कभी नींबू पानी बना लेते हैं, कभी शिकंजी, कभी शरबत वगैरह, है ना, जिसको जो अच्छा लगता है वो बनाता है, ठीक है। तो क्या है, मान लो हमारी मम्मी ने बोल दिया कि बेटा एक काम करो, तुम जरा शरबत बना लो, गर्मी बहुत हो रही है, मन कर रहा है पीने के लिए। तुमने बोला बस मम्मी बड़ा आसान काम है, बस बना लिया हम लोगों ने, है ना। तो देखो क्या है कि घर के अंदर हम लोगों के पास इस तरीके से मान लो कंटेनर है कोई, है ना, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक शुगर सॉल्यूशन को बना दिया।
मम्मी के कहने पर मम्मी को भाई शरबत पिलाना था, है ना, तारीफ सुननी थी, तो एक शुगर सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, अब उस शुगर सॉल्यूशन को जो हम लोगों ने बनाया है तो उसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे बच्चों, दो चीजों से मिलकर बना होगा ये। एक तो इसके अंदर क्या होगा, शुगर होगा, शुगर डाला होगा तुमने, चीनी डाला होगा, साथ में क्या होगा, पानी भी तो डाला होगा, H2O भी डाला होगा, पानी डाला होगा, तो चीनी डाली हुई शुगर और साथ में पानी डाला होगा H2O। ठीक है ना बच्चों। अब देखो क्या है, मम्मी को भाई पिलाया, अच्छा खासा शरबत पिलाया, अच्छा खासा बना हुआ था, मम्मी ने पिया। फिर मम्मी ने पूछा कि बेटा इस शुगर सॉल्यूशन के जो तुमने बनाया है उसके अंदर जो शुगर है वो कितना डाला है तुमने, कितने अमाउंट के अंदर इसके अंदर शुगर प्रेजेंट है, समझ आपको, कितने अमाउंट में इसके अंदर शुगर प्रेजेंट है वो बताओ। तो हमने बोला मम्मी वो तो बहुत आसान चीज़ है, उसको एक बार जरा हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ के आ जाएं तो हम शुगर के से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दें कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है, समझ गए आपको, कि कितने अमाउंट के अंदर वो शुगर प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो देखो है क्या, बेसिकली जो कंसंट्रेशन टर्म होता है ना, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स होता है वो एक ऐसा जुगाड़ है कि किसी एक सॉल्यूशन के अंदर पता करने का कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा सॉल्यूट है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन बनाया है तो शुगर लिया होगा और वाटर लिया होगा, और जो वाटर है वो हमेशा ही ज्यादा अमाउंट में लेते हैं हम लोग, जब तो सॉल्यूशन बनेगा तो ये वाटर जो है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया ना बच्चों, और ये जो शुगर हो गया वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स एक ऐसा जुगाड़ है या फिर बोलने एक ऐसा तरीका है कि किसी एक सॉल्यूशन के अंदर जो तुम्हारा सॉल्यूट है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। ठीक है, तो देखो टू एक्सप्रेस the amount to express the amount of solute present in a solution। समझ गए ना बच्चों बात को, कि एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, वही क्या कहलाता है, हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स कहलाता है। ठीक है ना बच्चों, क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन टर्म्स कहलाता है। अब एक बात देखो, अमाउंट का मतलब तुम क्या सोचोगे, केमिस्ट्री के अंदर जब भी अमाउंट वर्ड आ जाए ना तो ऐसा नहीं करना कि हमें इस सॉल्यूशन के अंदर 1 किलो चीनी डाल रखा है, 2 किलो चीनी डाल रखा है, इसके टर्म में हमें पता करना ही नहीं होता केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर जब भी अमाउंट की बात आए ना तो जब भी अमाउंट के बेसिस पर हमें कैलकुलेट करना हो कि हमें कितना अमाउंट में प्रेजेंट है तो हमेशा किलो और लीटर वीटर नहीं करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं मोल, हम लोग मोल की टर्म में क्या करते हैं, अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए आपको, ये जो मोल होता है ना, 9th में पढ़ा है, 10th में भी देखा होगा, है ना, 11th में, 12th में, ये जो मोल होता है ना ये बहुत आसान है। क्या है, बहुत आसान है, समझो इस बात का, मोल क्या होता है भाई। देखो इस दुनिया के अंदर दो तरीके के ऑब्जेक्ट है, क्या है, दो तरीके के ऑब्जेक्ट है, एक तो होता है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट और एक होता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे हम, मेरे हाथ में मार्कर है तो भाई आराम से देख सकते हैं ना कि 1 2 3 मार्कर है, इसको काउंट कर सकते हो। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, पार्टिकल, तुमने कोई शुगर का पार्टिकल डाल दिया, NaCl का पार्टिकल शॉल्ट डाल दिया वाटर के अंदर, तो कितने पार्टिकल्स में ब्रेक कर गया, क्या तुम उसको देख सकते हो, क्या नहीं देख सकते। तो वो सब क्या है जिसको तुम नहीं देख सकते, वो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जहां पर तुम नहीं देख सकते वहां पर कौन देख करके बताएगा, वहां पर हमारा मोल देखेगा। समझ गया आपको, कौन देखेगा, मोल देखेगा। तो मोल कुछ नहीं होता, मोल एक प्रकार का क्या होता है, काउंटिंग यूनिट होती है, जो किसको काउंट करने के लिए होती है, वो काउंट करती है छोटे छोटे पार्टिकल जिसको तुम देख नहीं सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हम किसके पास जाते हैं, मोल के पास जाते हैं। ठीक है, तो मोल क्या है, एक प्रकार का, मोल जो है वो एक प्रकार का काउंटिंग यूनिट होती है। समझ आपको, मोल क्या एक प्रकार की काउंटिंग यूनिट होती है जो किसको काउंट करने के लिए काम आती है, जिसको तुम देख नहीं सकते कि शुगर सॉल्यूशन तुमने बनाया, इसके अंदर शुगर डाला तो शुगर के कितने पार्टिकल्स हैं उसको नहीं तुम बता सकते देख के, उसको गिन भी नहीं सकते, दिखेंगे नहीं तो गिनोगे कहां से। तो वहां पर कौन गिनने के लिए आएगा, वहां पर मोल भाई सब आएंगे गिनने के लिए। तो मोल क्या एक प्रकार की काउंटिंग यूनिट है। ठीक है ना बच्चों, तो ये तो हो गई हमारी कंसंट्रेशन टर्म की कहानी। अब हम लोग चलते हैं, पूरा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में मोलैरिटी के साथ डील करेंगे।
तो देखो बच्चों, हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म डील करेंगे ना। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं, उससे पहले देखो एक चीज बता देते हैं हम लोग कि जो कंसंट्रेशन टर्म होती है ना, वो दो तरीके की होती है। एक तो कंसंट्रेशन टर्म वो होती है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, जो टेम्परेचर पर क्या करती है, डिपेंड करती है, समझ गए आपको। और एक वो होती है जो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होती है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, समझ गए। तो चलो, तो टेम्परेचर पर देखो डिपेंड कौन कौन से करते हैं, ठीक है ना। तो इधर ही लिख दे रहे हैं हम लोग कि टेम्परेचर का फैक्टर देख लेंगे कंसंट्रेशन टर्म। तो टेम्परेचर के ऊपर जो कंसंट्रेशन जो डिपेंड करते हैं उसको मैं इधर की तरफ लिखता हूँ, और जो नहीं डिपेंड करते वो इधर लिखता हूँ। सबसे पहले देखो मोलैरिटी, ये सब कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ेंगे। मोलैरिटी, मोलैरिटी नाम तो सुना होगा है ना, नॉर्मेलिटी हो गया। तो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है ना, फिर परसेंटेज V बाई वी, ठीक है। और इधर देखो मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज W बाई W, ठीक है ना बच्चों। तो जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म होते हैं वो दो तरीके के, एक तो वो होते हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे, और वो होते हैं जो क्या करते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, समझ गए आपको। तो ये सब जितने भी हैं तुम्हारे, जो मोलैरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, परसेंटेज V बाई वी हो गया, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो बस इसको ध्यान रखना है, ये सब क्या होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस होते हैं। इनके ऊपर क्या होते हैं, टेम्परेचर डिपेंड करता है, ठीक है ना बच्चों। कैसे करता है अभी हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। ये सब क्या है, ये जितने भी टर्म है ना, कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज, V बाई वी, ये सब क्या टेम्परेचर डिपेंड होते हैं। इनके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो इनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और ये जो मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना बच्चों, और परसेंटेज W बाई W हो गया, ये सब जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब क्या है कि तुम टेम्परेचर को कितना भी चेंज कर लो, बढ़ा लो घटा लो, तो इन सब कंसंट्रेशन टर्म पे तुम्हारा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना बच्चों। अब देखो हम लोग सबसे पहले हम लोग मोलैरिटी के साथ डील करें। तो देखो मोलैरिटी पढ़ने जाते हैं, ठीक है ना। देखो फर्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म हम लोग डील करते हैं वो करते हैं मोलैरिटी। तो देखो बच्चों, जो मोलैरिटी होता है ना, उसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना बच्चों। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। सुनते रहना ये क्या होता है मोलैरिटी। मान लो भाई हम लोगों ने क्या किया, एक घर के अंदर एक कंटेनर लिया, और उस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने सॉल्यूशन तैयार कर लिया, एक 1 लीटर का सॉल्यूशन तैयार कर लिया, समझ गए आपको। कितने लीटर का सॉल्यूशन तैयार कर लिया उस कंटेनर के अंदर, 1 लीटर का सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। तो मोलैरिटी सुनते रहना क्या होता है, मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैरिटी होता है कि तुम्हारा कोई भी 1 लीटर का जो सॉल्यूशन है ना, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। कि तुम्हारा 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 लीटर सॉल्यूशन, समझ गए आपको। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो हम लोग इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले पे चलेंगे, ठीक है। तो देखो मोलैरिटी होता क्या है, मोलैरिटी जो होता है ना, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे रखते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या रखते हैं नीचे बच्चों हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किस में होगा, लीटर में होगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ से इसको क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, ये जो NS करके इस तरीके से बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अब नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ठीक है। और ये NS मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब एक बात देख लो, इसकी हम लोग यूनिट के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसकी क्या करते हैं हम लोग, यूनिट के ऊपर चलेंगे। तो इसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर क्या है, ये तो क्या है, ऊपर मोल है, और ये क्या है हमारा, नीचे लीटर है। तो इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट देखो क्या है, इसकी यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स। क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स। अब देखो क्वेश्चन के अंदर तुम्हारा कैलकुलेट करने के लिए आ रहा है नंबर ऑफ मोल, मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए आ रही है। तो वहां पर हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना है लीटर वाला,
ठीक है। एक तो फार्मूला हमारे पास लीटर वाला हो गया। मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें लीटर में नहीं दे रखा, अब जो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में दे रखा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल देखो क्या करते हैं, मोलैरिटी है इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा होगा इस तरीके से, वो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा किसमें होगा, मिलीलीटर में होगा, तो मिलीलीटर के लिए हम क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना बच्चों, क्योंकि 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें लीटर में रखो तो ये वाला फार्मूला यूज करना है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में रखो तो ये वाला फार्मूला यूज करना। फिर देखो बात आती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना, ठीक है बच्चों, क्या आती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है ना, वो देखो कैसे निकलता है, वो निकलता है गिवन मास, जो भी हमें मास दिया होगा, और नीचे हम लोग क्या रखते हैं मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और मोलर मास हमें निकालना आता है, बचपन से सीखते रहे, गिवन मास जो होगा वो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, मोलर मास हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आसानी से कैलकुलेट करके यहाँ पर इसकी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी मैं यूनिट की बात करूँ, जब हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें मिलीलीटर में, तो इसकी यूनिट क्या होगी, देखो इसकी यूनिट की बात करूँ सिंपल, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ये तो ऊपर वाला क्या हो गया मोल, और नीचे वाला क्या हो गया मिलीलीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी मोल मिलीलीटर इनवर्स, क्योंकि ये मिलीलीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि कहीं पर इस तरीके से ना लिखा हुआ होकर के, कहीं पर देखो किस तरीके से लिखा हो सकता है, देखो उसके ऊपर भी चलते हैं ना। मान लो भाई, मान लो तुम्हारे पास क्या है, इस तरीके से लिखा हुआ है ना, एग्जाम्पल ले रहे हम लोग कि 10 मोलर कैल्शियम +2 आयन, ठीक है ना बच्चों। ये कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, इसका मतलब देखो क्या है, मीन्स डेट, इसका मतलब सुनते रहना क्या है, जहां पर इस तरीके से लिखा हो 10 मोलर कैपिटल एम लिखा हो, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 10 मोल्स ऑफ कैल्शियम +2, ये कैल्शियम है, ऑफ कैल्शियम +2 आयन जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैल्शियम प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन का प्रेजेंट, समझिए। आपको इस तरीके से लिखा हो तो हम लोग आसानी से इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब एक बात देखो, जैसे हमें मोलैरिटी चाहिए, मान लो मोलैरिटी चाहिए, तो मोलैरिटी क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या रखते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखते हैं ना, जो लीटर वाला फार्मूला वो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में रखो तो लीटर वाला लगा लेंगे फार्मूला, मिलीलीटर में रखो तो मिलीलीटर वाला लगा लेंगे। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 10 मोल्स ऑफ कैल्शियम +2 आयन है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया यहाँ से 10 हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो कितना 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 लीटर, तो आंसर आ सकता है ना यहाँ से। तो एक बात का तो हमें खासतौर से ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर इस तरीके वाली जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, उस पर खासतौर से निगाह लगानी है, ठीक है ना। अब देखो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, ठीक है, उस कंसंट्रेशन टर्म को भी समझेंगे। सबसे पहले चलो मोलैरिटी पे क्वेश्चन डील करते हैं, क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं। वो क्वेश्चन देखते रहना है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, मान लो भाई क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट करना है मोलैरिटी, समझ गया, तो कैलकुलेट मोलैरिटी इफ 25 ग्राम NaCl present in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मान लो भाई 100 ml का सॉल्यूशन है, उसके अंदर क्या 25 ग्राम जो है वो NaCl जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना बच्चों, और हमसे मोलैरिटी पूछा जा रहा है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। हमसे क्वेश्चन के अंदर मोलैरिटी पूछा जा रहा है, ठीक है बच्चों। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और बस हमें ये चेक करना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारा लीटर में है मिलीलीटर में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देख लो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन मतलब मिलीलीटर में, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग मिलीलीटर वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो वो मिलीलीटर में, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। अब देखो नंबर ऑफ मोलैरिटी निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दे रखा है नहीं, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं है हमारे पास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब देखो गिवन मास क्या है, 25 ग्राम NaCl है, 25 ग्राम जो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा मास होना सॉल्यूट का, वही क्या होगा गिवन मास। तो यहाँ पर कितना देखा है 25 ग्राम 25 और डिवाइड बाय मोलर मास। देखो NaCl का किस तरीके से निकलेगा, NaCl दे रखा है
सोडियम में कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना 35.5 होता है। ठीक है ना बच्चों, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पर 23 और 35.5 ये हो गया। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको उठा के सिंपल यहाँ रख देना। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, आराम से निकल सकता है। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म है उसके ऊपर चलते हैं। देखो कंसंट्रेशन नेक्स्ट जो है वो मोलैलिटी के साथ डील करते हैं। ठीक है बच्चों, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो देखो क्या है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी को हम लोग कैपिटल M से, और जो मोलैलिटी होती है वो स्मॉल m से। अब देखो वहाँ पर क्या था कि हम लोग 1 लीटर का सॉल्यूशन ले रहे थे, उसके अंदर देख रहे थे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है ना। मोलैलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, समझ रहे हो ना बात को, उसको समझ रहे हैं स्टेटमेंट को, कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग मोलैलिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन लिखे हम लोग, स्टेटमेंट लिखे इसका। तो देखो क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग मोलैलिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले के ऊपर जाएं तो मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है, इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या रखते हैं हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, क्या रखते हैं हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये जो वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है वो किसके अंदर होता है बच्चों, ये किलोग्राम के अंदर होता है। ठीक है, केजी के अंदर होता है। तो हम लोग इसकी नॉर्मल यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट के ऊपर देखो चलते हैं हम लोग। तो यूनिट क्या है वो भी देख लेते हैं। ऊपर क्या है मोल, ठीक है ना बच्चों, और ये क्या है किलोग्राम। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो केजी इनवर्स हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या होगी मोल किलोग्राम इनवर्स। अब एक बात देखो, हमसे क्वेश्चन के अंदर वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो किलोग्राम में नहीं दे करके ग्राम में दे रखा होगा, और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा तो हम लोग क्या फॉर्मूला ये वाला तो नहीं लगाएंगे, तो ग्राम वाला लगाना पड़ेगा ना। तो 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल। तो यहीं से हम लोग मोलैलिटी देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे हम लोग देखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो किस में होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, किससे कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट देखो क्या है, इसकी यूनिट है ऊपर क्या है मोल, नीचे क्या हो गया ग्राम, तो ग्राम ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा ग्राम इनवर्स, तो इसकी यूनिट हो गई मोल ग्राम इनवर्स। ठीक है ना बच्चों। अब देखो ये तो बात हो गई, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है उसको सुनो, दिक्कत के ऊपर चलते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, क्वेश्चन के अंदर हमसे मोलैलिटी पूछा जाएगा, क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा जाएगा मोलैलिटी पूछा जाएगा। तुम्हारे से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना आता है, गिवन मास कर देंगे और साथ में क्या कर देंगे हम लोग मोलर मास से डिवाइड लगा देंगे, तो हमसे क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि मोलैलिटी का जो फॉर्मूला देखोगे ना तुम, तो यहाँ पर हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं। ठीक है ना बच्चों, और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्ट दे रखा होगा, मेंशन कर रखा होगा सॉल्यूशन के अंदर, तो हम लोग सीधा उठा के यहाँ पर रख देंगे, नहीं तो मेंशन नहीं कर रखा होगा, वहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन मेंशन कर रखा होगा। ठीक है ना, वहाँ पर क्या कर रखा होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन मेंशन कर रखा होगा। तो जैसे मान लो तुम्हारा ये सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन तैयार कर रखा है, तो इस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन बना होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिला करके बना होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिल करके बना होगा। तो जो सॉल्यूशन का जो वेट होगा वो वेट किसके बराबर होगा, सॉल्यूट के वेट और सॉल्वेंट के वेट के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना। तो मैं एक चीज़ नहीं लिख सकता यहाँ से, मैं आराम से लिख सकता हूँ कि मैं ये लिख सकता हूँ कि जो सॉल्यूशन का जो ओवरऑल वेट होगा, जो सॉल्यूशन का ओवरऑल जो होगा वो वेट होगा, वो किसके बराबर होगा, वो सॉल्यूट के वेट और सॉल्वेंट के वेट के से मिलकर बने। मान लो 100 ग्राम का कोई सॉल्यूशन है तो उसमें 30 ग्राम सॉल्यूट है, तो 70 ग्राम क्या है सॉल्वेंट हो, तो दोनों को मिला करके वेट होगा ना सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा किसको मिला के होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट साथ में वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना बच्चों, साथ में क्या होगा ऐड कर देंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट को, दोनों को सब मिला करके क्या होगा हमारा वेट ऑफ बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा उसका वेट बनेगा।
ठीक है। अब यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें, क्वेश्चन के अंदर वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट पता होगा हमें कि कितना ग्राम डिजोल्व है या फिर प्रेजेंट है कि सॉल्यूशन के अंदर, और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें यहाँ से निकल सकता है, ठीक है ना बच्चों। और वो जो वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से निकलेगा उसको उठा करके हम लोग यहाँ रख देंगे। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सिंपल, इसे निकालना वेट ऑफ सॉल्वेंट को। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट तो एज इट इज इधर रहने तो प्लस साइन में, इसको वेट ऑफ सॉल्यूशन इसको उठा करके इधर साइड ले जाओ, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन में से हम लोग क्या कर देंगे, इसको माइनस, इस वाले टर्म को इधर ले गए तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन में से क्या कर देंगे, वो वेट ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर दें तो हमें क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये जो वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा इसको उठा करके हम लोग यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हम लोग चलते हैं, मान लो भाई कि तुम्हारे पास जो है वो कहीं पर एक इस तरीके से इंफॉर्मेशन लिखा हो सकता है। मान लो तुम्हारे पास कहीं पर इंफॉर्मेशन दे रखा है इस तरीके से 5, और यहाँ पर लगा रखा है स्मॉल एम। स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी है, कैपिटल एम होगा तो मोलैलिटी होगा, और स्मॉल एम मोलैलिटी। 5 स्मॉल एम मतलब मोलल, यहाँ पर लिखा होगा HCl, ठीक है। तो इसका देखो मतलब क्या है, इसका मतलब होता है मीन्स डेट, इसका मतलब होता है मीन्स डेट, ये तो मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी किसके लिए डिफाइन होती है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है कि हमारा 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 5 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग पूरे लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, है ना, सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। वहीं पर होमोजीनियस सॉल्यूशन देखा था, कंसर्न वो सॉल्यूट देखा था, सॉल्वेंट देखा था, ठीक है। सॉल्यूट के अमाउंट के बेस पर क्लासीफाई किया था, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशन देखा था। फिर उसके बाद हम लोग चले थे किसके ऊपर, कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। तो कंसंट्रेशन टर्म एक ऐसा जुगाड़ है, एक ऐसा तरीका है किसी एक सॉल्यूशन के अंदर एक्सप्रेस करने का, अमाउंट सॉल्यूट के अमाउंट को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, ठीक है बच्चों। तो 2 कंसंट्रेशन टर्म देखे थे, एक तो कौन कौन सी देखी थी, मोलैरिटी और मोलैलिटी देखी है ना। और जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म बची हुई है, मोल फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज V/V हो गया, पार्ट्स पर मिलियन हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना बच्चों।